अभी स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टार्ट होगा उसमें नीट के अंदर तो आता ही क्वेश्चन है, जेई के अंदर भी, मेन के अंदर तो आता ही पक्का। जेई मेन के हिसाब से तैयारी कर लेना, है ना। और जेई एडवांस में तो इस पर मतलब थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन तो नहीं आता, पर ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता इतना अच्छा, पर जेई मेंस के लिए तो अच्छा बन जाएगा। जेई मेंस में तो हर बार क्वेश्चन आते हैं, पर जेई एडवांस में इतने नहीं आते इससे, है ना। पर वो क्वालिटी एनालिसिस में करवाऊँगा इधर ही, है ना, उससे आएंगे, तो उससे आ सकते हैं लास्ट वाले पोर्शन से जहाँ जेई एडवांस के अंदर, पर इससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं जेई उधर का, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, है ना। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की शुरुआत से स्टार्ट कर देते हैं। देखो अच्छे से समझते चलना, ठीक है। होगा क्या कि अपन केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के बारे में बात करते हैं, इन्वायरमेंटल में होने वाले इश्यूज़ के बारे में, वो सारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अच्छा, अपन ये सब जानते हैं कि पोल्यूशन होता है, अपन ये सब जानते हैं कि पोल्यूशन होता है, पर ये पोल्यूशन होगा, ठीक है। अब पोल्यूशन कौन कौन से केमिकल की वजह से होता है, कौन कौन से केमिकल की वजह से होता है, ये वास्तव में अपन जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। भाई कौन कौन से केमिकल्स होंगे जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। अपन सही जानते हैं कि इन्वायरमेंट में जो इफेक्ट होता है, जो नेगेटिव इफेक्ट होता है, वो किसकी वजह से होता है, भाई पोल्यूटेंट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, पोल्यूटेंट की वजह से होता है। वो पोल्यूटेंट वास्तव में क्या हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसेस हो सकते हैं, जैसे DDT, ये सारे, इन सब की बातें अपन करने वाले हैं। तो क्या है कि केमिकली अपन किस तरह से इन्वायरमेंट को, मतलब कौन कौन से केमिकल्स होंगे जो हार्मफुल है इन्वायरमेंट्स के लिए, है ना। जैसे कि अपन सब जानते हैं ये सारी चीज़ें, तो ये पहले से ही कुछ जानते हैं, कुछ चीज़ें पहले से जानते हैं, और कुछ चीज़ें अपन डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील विद द केमिकल फिनोमिना अकरिंग द इन्वायरमेंटल इज कॉल्ड एज ए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जहाँ पर अपन इन्वायरमेंटल के बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। वास्तव में जब बात करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर सिंपल सा वर्ड आता है, इन्वायरमेंट क्या होता है सर, तो बहुत सिंपल सा वर्ड होता है, अपने चारों ओर की जो सराउंडिंग होती है ना, वही वास्तव में इन्वायरमेंट होता है। अपने चारों ओर की जो भी सराउंडिंग होती है वो सारा इन्वायरमेंट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अपने चारों ओर क्या है, देखो जरा, हवा है, तो हवा एक इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। अच्छा, जो इसके साथ अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं वो इन्वायरमेंट होता है ना। जैसे अपन हवा के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सर, जैसे अपन ऑक्सीजन लेते हैं हवा से, अपन कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो उसका एक कम्युनिकेशन है या नहीं है। ऐसे ही जिसके साथ अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे वाटर क्या होता है, इन्वायरमेंट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अपने लिए तो वाटर ज़्यादा इतना इन्वायरमेंट नहीं होता, पर जो मछलियाँ होती है उनके लिए इन्वायरमेंट होगा नहीं होगा, बताओ जरा मेरे को, होगा। अच्छा, अपने लिए इन्वायरमेंट नहीं होगा क्या, अपने लिए भी इन्वायरमेंट होगा। अपने लिए इन्वायरमेंट क्योंकि उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं अपन, पानी पीते हैं, नहीं पीते, तो अपना क्या है, उसके साथ एक अलग से कम्युनिकेशन है। पर अगर ज़्यादा बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिशेज, मछलियाँ भी आती हैं जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो सारे आएंगे, तो वास्तव में उसके लिए सराउंडिंग हो जाएगा वाटर। ऐसे ही बात करें अपन, अगर सोइल, मिट्टी तो सबके लिए ही होती है, चाहे पानी वाले हो चाहे ज़मीन पे रहने वाले हो। मिट्टी से तो अपन बहुत सारी चीज़ें, पेड़ पौधे उगाते हैं, पेड़ पौधों का तो कम्युनिकेशन मिट्टी से ही तो है बेचारों का, तो वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ज़्यादातर मैंने बेटर एग्जांपल दे दिए, जैसे अपना कम्युनिकेशन ज़्यादातर किसके साथ है, हवा के साथ है ना। और पेड़ पौधों का ज़्यादातर कम्युनिकेशन हवा और मिट्टी के साथ, दोनों के साथ है, बेचारों के साथ। दूसरी बात करें अपन, अगर बात करें पानी में रहने वालों की सराउंडिंग क्या रहेगी, तो उनके लिए तो सराउंडिंग सबसे ज़्यादा वाटर रहने वाला है। तो वास्तव में यहाँ पर 3 मेजर सराउंडिंग रहती है, वाटर, सॉइल एंड एयर, ठीक है ना। तो अपन तीनों को कौन कौन से फैक्टर होंगे जो पोल्यूशन देंगे और पोल्यूटेड हो जाएंगे वो, है ना, उनमें पोल्यूशन हो जाएगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं, तो इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। सर यहाँ पर एक चीज़ समझ में आता है कि यहाँ पर आप हमको ये बताओ कि एटमॉस्फेयर क्या होता है ना। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर वास्तव में अपने चारों, जैसे अपनी बात करें, स्पेसिफिक इंसानों की बात करें, उसके चारों ओर का इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर ही तो है। जैसे अपन अभी कहाँ रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर में तो रह रहे हैं, अपन ज़मीन पे चलते हैं पर हवा के अंदर तैरते हैं, सही बात है ना भाई, हवा के अंदर ही तो रहे हैं अपन। हवा से अपना कम्युनिकेशन है अलग से, हवा अपन को ऐसी चीज़ें देती है जिसकी वजह से अपन जिंदा है। जैसे हवा अपन को ऑक्सीजन देती है, हवा को अपन कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, है ना। वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं खाना बनाने के लिए। तुम्हें पता ना, खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए,
अरे हाँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है वास्तव में, हवा का अलग से कम्युनिकेशन है। तो अगर बात करें एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ कंसिडर होगी, क्या क्या चीज़ कंटेन रखता है वो एटमॉस्फेयर। इट कंटेन ऑल गैसेस। भाई अपना एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस को कंटेन करता है, विच आर असेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ द अर्थ, लाइफ ऑन द अर्थ। अब सिंपल सी बात है, अर्थ पे अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज ऐसी है जो इंसानों को जिंदा बनाए रखे हैं, जैसे ऑक्सीजन। अगर इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन हटा दिया जाए, वो स्केप हो जाए इधर से, तो क्या इंसान जिंदा रह पाएंगे? क्या नहीं। कार्बन, पेड़ पौधे जिंदे रह पाएंगे? क्या नहीं। अच्छा सर, पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, याद रखना, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, पर वो खाना बनाने के लिए, है ना। पर रेस्पिरेशन के लिए तो वो ऑक्सीजन ही लेते हैं ऑल टाइम, ठीक है ना। पर वो सुबह के टाइम जब धूप आ रही होती है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो वो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सिर्फ भोजन बनाने के लिए, पर रेस्पिरेशन के लिए उस टाइम भी वो ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो ऑक्सीजन, पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, बिना ऑक्सीजन के वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या होता है, अपना एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसों, पहला पॉइंट क्लियर करते हैं, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर की क्या क्या बातें हैं, वो सारी बात करेंगे। तो एटमॉस्फेयर वास्तव में बहुत सारी गैसों को रखता है, उन गैसों से की वजह से अर्थ पे लाइफ है। तो एटमॉस्फेयर का ये मेन पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब देखो, ये बहुत सारी वेपर, अस्तु होता है ना, अस्तु की रहता है वेपर, क्या रहता है? वेपर। और अस्तु की जो वेपर रखेगा ना, वही अस्तु की वेपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए वरदान है ना। उन जैसे कि वेपर तुम्हें दिखेगी क्या? नहीं। अपने देखो, तुम अभी चारों ओर तुम्हारे बहुत सारे वाटर की वेपर है, पर तुम्हें वो दिखेगी नहीं। अच्छा, तुम्हें देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक ठंडी पानी की बोतल लो, ठीक है, उसको रख दो बाहर, बाहर रखते ही देखना थोड़ी देर बाद में उस बोतल के चारों ओर छोटे छोटे पानी की बूंदें आ जाएगी। वो पानी की बूंदें वास्तव में अंदर से बाहर नहीं आई है, वो इन्वायरमेंट की जो वेपर थी वो कंडेंस हो गई है, ठंडी हो गई, ठीक है ना। तो वही वेपर इन्वायरमेंट में, अच्छा तुम्हें एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि बाहर की जो वेपर आई है वो वास्तव में, बाहर की तरफ जो बूंदें आई है पानी की बोतल के चारों ओर, वास्तव में वो वेपर है। क्या है वो? वेपर है। तो वो वेपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए वो वरदान है, ठीक है ना, जिंदा रहने के लिए एसेंशियल है। तो वास्तव में वो वेपर फॉर्म, वाटर की जो वेपर फॉर्म होती है, जैसे क्लाउड भी वाटर के वेपर फॉर्म ही तो होते हैं, है ना। तो ये सारे वेपर फॉर्म होते हैं, वास्तव में जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर क्या रख सकता है? पहली बात तो वो रख सकता है बहुत सारी गैसों का। दूसरा वो क्या रख रहा है? इट कैरी ऑफ वाटर वेपर विच आर नीडेड फॉर ऑल लाइफ। जो सभी लाइफ है ना धरती पे, उसी के लिए वाटर वेपर ज़रूरी भी है। तो एटमॉस्फेयर पहला बहुत सारी गैसें रखता है एटमॉस्फेयर, दूसरा बहुत सारी वेपर, वाटर वेपर रखता है। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, एटमॉस्फेयर रखता है ओजोन। क्या रखता है? ओजोन। और ओजोन वास्तव में O3 अपना इन्वायरमेंट मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में। किस में मिलता है? देखो, अब बात करें तो एटमॉस्फेयर को कई लेयरों में बांटा गया है, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ऐसा करके कई लेयरों में बांटा हुआ है, ठीक है ना। उसमें से एक आता है स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। ये स्ट्रेटोस्फेयर दिख रहा है, इस स्ट्रेटोस्फेयर में क्या रहता है? ओजोन रहता है। ये ओजोन क्या करता है? अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, अल्ट्रा वायलेट रे, उसको आने से रोकता है। कितना परसेंट? 99.5% तक रोक देता है। क्यों आने से रोकता है? क्या इससे नुकसान होगा? अच्छा, जब अर्थ बनी थी ना, जब जमीन बनी थी, तब ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन सारा वाटर के फॉर्म में था। तो उस टाइम क्या था? ओजोन लेयर भी नहीं थी। ओजोन लेयर नहीं थी, ये तो अल्ट्रावायलेट रेज सीधा किस पे आ रही थी? जमीन पे आ रही थी, है ना। और उसकी वजह से बहुत सारी म्यूटेशन हो गए जमीन में रहने वाले, और उस वजह से इवोल्यूशन क्या हुआ? फास्ट हुआ था। इवोल्यूशन क्या हुआ था? फास्ट हुआ था, ठीक है ना। अब होता क्या है, जब अर्थ पे ओजोन की लेयर नहीं थी, ठीक है ना, तब अल्ट्रा वायलेट रेज सारी अर्थ सन से आने वाली, तुम्हें पता है सन से सारी लाइट आती है, तो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज भी आएगी। अल्ट्रा वायलेट रे, है ना, इसमें से एक अल्ट्रा वायलेट ABC, 3 टाइप अल्ट्रा वायलेट होती है, जिसमें अल्ट्रा वायलेट बी होती है ना, वो अपनी जो आई होती है ना, आई की कॉर्निया का, आई की जो कॉर्निया होती है ना, उसका क्या होता है? कैंसर पैदा कर सकती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैंसर पैदा कर सकती है, तो इसलिए
इन्वायरमेंट ने अपनी सुरक्षा कर रखी है, एक सेफ्टी लेयर बना रखी है। किसकी? ओजोन की। ओजोन एक अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल एलिमेंट है, फिर भी क्योंकि ये किससे बनेगा? O2 प्लस ऑक्सीजन से मिलेगा, O3 बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये ओजोन एक ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े पॉइंट हैं ओजोन की, बाकी बातें अपन आगे भी करेंगे, अभी थोड़ा मोटा समझ लो। ओजोन O3 is present in stratosphere which is responsible for the absorption of 99.5% of harmful ultraviolet rays। harmful ultraviolet rays, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कई टाइप की होती है, कुछ नॉन हार्मफुल भी होती है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे अल्ट्रावायलेट ए है ना, तो ऐसा समझाई बात क्या? तो ये सिर्फ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम करता है 99.5%, फिर भी 0.5% तो आ ही रही है, उससे ज़्यादा इफेक्ट है नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो जब अर्थ बनना स्टार्ट हुई थी ना, तो अर्थ के ऊपर कोई ऑक्सीजन नहीं थी, सारी ऑक्सीजन बाइंडेड फॉर्म में थी समुद्रों में। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था। हाइड्रोजन ने सब ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2 बना लिया था, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन करके अमोनिया बना लिया था। पर ये सारे क्या थे? वाटर के अंदर थे, वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में थे। धीरे धीरे क्या हुआ, एक बैक्टीरिया आया जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और वही एल्गी होता है जिससे सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया, है ना। और फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया तो ऑक्सीडेटिव टाइप का फोटोसिंथेसिस करा। उसने क्या करा? पानी को तोड़ तोड़ के क्या करा है? ऑक्सीजन बनाया है। जो 21% ऑक्सीजन है ना, उसी के देन है, उसी की वजह से अपना जिंदा है। तो पहले जो लाइफ समुद्र में बनी थी वो फिर अब ज़मीनों पे आ गई थी, ठीक है। ये पूरी कहानियाँ हैं इवोल्यूशन में, सर बता दिए होंगे तुमको। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला पॉइंट समझते हैं इन्वायरमेंट्स के लिए, एटमोस्फेयर के लिए सॉरी, ठीक है। इट मेंटेन हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन एंड री-इमिट फ्रॉम द अर्थ। देखो एक बात बताता हूँ तुमको, अपने इन्वायरमेंट में एक ग्रीन हाउस इफेक्ट लगता है। अपने इन्वायरमेंट में एक लेयर है जिसकी वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट लगता है। कौन किस किस की बनेगी? वो कार्बन डाइऑक्साइड की बनेगी, CH4 की बनेगी, CFC की बनेगी। इन सब की क्या होती है? एक लेयर होती है। ये क्या करता है? रेज को आने तो देता है, पर अर्थ से टकराने के बाद में इंफ्रारेड जो निकलती है ना, IR इंफ्रारेड, उसको बाहर नहीं जाने देता। बाहर नहीं जाने देता तो क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर वापस टकराएगा, ये वापस टकराएगा ना अर्थ पे, तो क्या होगा? एक ही रेडिएशन की वजह से कई रेडिएशन बन जाएगी। उस वजह से क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये लेयर नहीं हो ना, तो अर्थ का टेम्परेचर माइनस में बहुत डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, माइनस में ना 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। और इस टेम्परेचर पर कोई ह्यूमन पॉपुलेशन जिंदा नहीं रह सकती, ठीक है ना। तो वास्तव में जो इन्वायरमेंट है ना, एटमोस्फेयर ने क्या करा है तुम्हें पता है? एटमोस्फेयर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाए रखा है। अगर अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अगर एटमोस्फेयर अपना नहीं होगा, तो मून जैसी हालत हो जाएगी। मून पे कोई एटमोस्फेयर नहीं है, तो मून का टेम्परेचर रात में इतना ठंडा हो जाता है कि वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है, तुम्हें पता है तो, है ना। 100 डिग्री 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो वहाँ पर एटमोस्फेयर नहीं है ना। और जब वो जो मून की जो सरफेस सन के कॉन्टेक्ट में रहती है, वो बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गर्म हो जाता है, 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म चला जाता है। मतलब एक रेंज होती है ना, मैं अभी टेम्परेचर फिक्स नहीं बता रहा, तुम टेम्परेचर को लेके बैठ जाओगे, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई सन के अंदर, जैसे मून के अंदर क्या होता है, रात का टेम्परेचर तो बहुत नीचे चला जाता है और सुबह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म चला जाता है। क्यों? क्योंकि एटमोस्फेयर नहीं है ना। ऐसे ही क्या होता है, अर्थ अपना क्या है, एटमोस्फेयर की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट सा रख रहा है, ठीक है ना। क्या है, रात को भी ज़्यादा ठंडा नहीं जाने देता और गर्म सुबह को भी ज़्यादा गर्म नहीं जाने देता। रात को ठंडा इसलिए नहीं जाने देता क्योंकि अर्थ जो रेडिएशन इमिट करती है ना, वो होती है इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड होती है वो उसको बाहर नहीं जाने देता, तो रात का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा नहीं होने देता वो, ठीक है ना। पर सुबह का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म भी नहीं हो देता क्योंकि ज़्यादा रेडिएशन को आने नहीं देगा अंदर की साइड। तो एटमोस्फेयर वास्तव में बहुत सारा काम कर रहा है। एटमोस्फेयर के ये काम हो गए, ये पॉइंट सारे लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। आगे बातें करते हैं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। किसकी बात करते हैं? इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। देखो इन्वायरमेंट तुम जानते हो, इन्वायरमेंट क्या होता है? हो सकता है एयर, हो सकता है वाटर, हो सकता है क्या, सॉइल हो सकता है। ये सारे इन्वायरमेंट के अंदर कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है ना।
अब ये इन्वायरमेंट है, और बात करें इनके पोल्यूशन की, पोल्यूशन वर्ड होता है जो क्या होता है अनडिजायरेबल मटेरियल अगर इन सब के अंदर, किसके अंदर, वाटर के अंदर, एयर के अंदर और सोइल के अंदर अपन डाल दें, जिससे क्या हो जाए इस पे एक इसकी क्वालिटी इफेक्ट हो जाए। जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे तुम दूध लेते हो, ठीक है, घर में जब दूध लेके आते हैं तो उसमें अगर तुमने अनडिजायरेबल मटेरियल मिला दिया जिससे उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए, है ना, तो वास्तव में वो क्या कर दिया तुमने, उसकी क्वालिटी ख़राब करके उसको पोल्यूशन मतलब पोल्यूटेट कर दिया, उसको क्या कर दिया, पोल्यूटेट कर दिया, ठीक है ना, तो उसको मिल्क का पोल्यूटेशन हो जाएगा। ऐसे क्या होता है, कोई चीज़ है वास्तव में जो चीज़ प्योर है उसको इम्प्योर कर देना जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए, वही तो पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन किसी का भी किया जा सकता है, अपन इंसानों द्वारा या फिर इस नेचर द्वारा, ठीक है ना, इंसानों द्वारा या नेचर द्वारा 3 इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया जाता है, वाटर, सोइल एंड एटमॉस्फेयर, या फिर हवा, एयर, इसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट। तो इसका मतलब देखो इन्वायरमेंट, अब बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करते हैं। पोल्यूशन क्या होता है, एडिशन ऑफ एनी अनडिजायरेबल मटेरियल टू एयर, वाटर, सोइल, कोमा लगा लेना सबके बीच में, बाई नेचुरल एंड ह्यूमन सोर्सेज, ये बात इंपॉर्टेंट है, बाई नेचुरल एंड ह्यूमन सोर्सेज। अब तुम कहो कि सिर्फ इंसानों द्वारा ही पोल्यूशन होता है तो तुम गलत हो। इंसानों ने गाड़ी चलाई, CO2 निकला, ठीक है, पोल्यूशन हुआ। इंसानों ने बहुत सारे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, फास्ट ग्रोइंग हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्वालिटी ख़राब हो रही है। क्या हो रहा है, आपने चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। इंसानों ने बहुत सारा इन्वायरमेंट को इफेक्ट डाला है पिछले कुछ सालों में, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंसानों ने किया हो, नेचर भी कर देती है। जैसे कि फॉरेस्ट में आग लग गई कहीं, तो फॉरेस्ट में आग तो इंसानों ने जाके लगाई नहीं है ना, कि लो चलो आओ आग लगाते, तीली लगा के चले आए फॉरेस्ट में, इतने बड़े जंगल को आग। पिछली बार अफ्रीका में आग लगी थी, तुम्हें पता है, तो उसको मतलब उसको शांत करना बहुत मुश्किल हो गया था, कितने कितने हेलीकॉप्टरों से पता नहीं कितना ही पानी डाला गया, कितने जंगल जल गए थे। वो किसकी वजह से होता है कि 2 पेड़ों की जो टहनियाँ होती है या जो जलने वाले पौधे होते हैं ना, जो सूखे पौधे होते हैं, है ना, सूखे मतलब ड्राई जो सूख गए होते हैं, उसमें तेज़ तेज़ हवा की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चिंगारियाँ फटती है, और चिंगारी की फटती है वो जल जाता है। अब एक पौधा जलना स्टार्ट होता है, जंगल अगर गहरा घना होता है तो क्या होता है, सारे पौधे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो क्या होगा, ज़मीनी स्तर पे आग लगना स्टार्ट होगी, और वो सारे पेड़ पौधे एक बार अगर जलनी स्टार्ट होगी आग तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, वो किसने करा, नेचर ने करा, हवा चली, हवा क्या है, नेचर ही तो है, हवा जोर जोर से हवा चली, पेड़ पौधे भी नेचर ही है, तो पेड़ पौधों ने आपस में रगड़ा मारा, रगड़ा मारने की वजह से हो गया काम। तो फॉरेस्ट में आग लगना ये इंसानों ने थोड़ी किया है, इंसान थोड़ी है कोई जला दिया चलो आओ, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। तो नेचर भी क्या होता है, उस आग लगने की वजह से बहुत सारी तुम्हें पता है पोल्यूशन होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, वोल्केनो जहाँ पर फटता है, जहाँ पर ज्वालामुखी फटता है, वहाँ के जब नीचे वाला पूरा लावा बाहर निकलता है, उस टाइम क्या होगा, नीचे की ज़मीन भी फटेगी ना, नीचे की ज़मीन फटेगी तो जो ज़मीन के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो भी तो आएंगे, वो भी तो पॉल्यूशन करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वास्तव में जो यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है नेचुरल एंड ह्यूमन सोर्सेज, तो पॉल्यूशन दोनों करती है, नेचर भी करती है और ह्यूमन सोर्सेज। नेचर तो बहुत सालों से करती आ रही है, नेचर अपना बैलेंस कर लेती है, पर इंसानों द्वारा किया गया पॉल्यूशन बैलेंस नहीं हो पाता। अच्छा, इन सबको अगर अनडिजायरेबल मटेरियल इन सब के अंदर डालेंगे तो क्या इफेक्ट आने पर है उसकी क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट की क्वालिटी बिगड़ जाने वाली है। अच्छा, जो डाले गए अनडिजायरेबल मटेरियल होते हैं ना, जो भी अनडिजायरेबल मटेरियल होते हैं उसको बोला जाता है पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट वो जो पोल्यूशन करे, वही पोल्यूटेंट हो गए। अच्छा, कारण क्या होगा पोल्यूशन का, तो मेजर 4-5 कारण होते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। तो एक तो होता है फास्ट ग्रोथ, जो इंसानों ने पिछले कुछ सालों के अंदर जो इतनी फास्ट ग्रोथ करी ना, है ना, जितने तेल के कुएं इन्होंने रिसर्च में लेके आए हैं पिछले कुछ सालों में, जितना उन्होंने कुछ नेचर के साथ छेड़खानी करी है, शायद वो छेड़खानी अभी तक किसी ने नहीं करी पिछले 10 सालों में, पिछले 1000 सालों में, पिछले 100 सालों में, है ना। इतनी मतलब सुनो अच्छे से कि पिछले 100 सालों के अंदर बात करें ना तो इंसानों ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है। अच्छा, तुम अगर बात करोगे ना तो 2000 के आसपास कोई स्मार्टफोन नहीं था, है ना, पर अभी देखोगे ना 10 साल के अंदर अंदर इतने एडवांस टाइप के स्मार्टफोन आ चुके हैं कि तुम सोच नहीं सकते।
2000 के आसपास कोई स्मार्टफोन नहीं था, नोकिया पहले बार आया था। अपनी मेडिकल लाइफ है वो भी जो है ना मेडिकल वाली, जो डॉक्टर वाली, जो ऐसे आयुर्वेद तो बहुत पहले से ही थे, पर डॉक्टर वाली पिछले 100-200 साल में आई है। इसका मतलब पिछले 100-200 साल में इंसानों ने बहुत सारा क्या करा है, शहरों में घुसे हैं, बहुत सारे गांव थे, वो जो पहले जो गांव थे वो सिटी में बदल गए। आज़ादी के टाइम भी देख लो, अपने बहुत सारे गांव थे, है ना, वो बहुत सारे सिटी में बदल गए। अच्छा, आज़ादी के टाइम देख लो मुंबई था, और आज का मुंबई देख लो, दोनों में फ़र्क है। आज़ादी के पहले देख लो तुम, जो जापान का टोक्यो था वो आज का टोक्यो देख लो, दुबई देख लो। हर एक देश ने अपनी प्रोग्रेस करी है ना, पिछले कुछ सालों के अंदर ही, 40-50 सालों के अंदर इतनी ग्रोथ करी है कि बहुत हाई टेक एडवांस सिटी बनवा दी उन्होंने। तो इंसानों की जो ग्रोथ की वजह से हमेशा नेचर को नुकसान पहुंचा है, ठीक है ना, हमेशा नुकसान पहुंचा है, तो यहाँ पर भी पहुंचेगा। तो फास्ट ग्रोविंग हमेशा ही क्या करी है, लोगों ने करी है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट हमेशा क्या रहा है, पॉल्यूशन में आया है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, शहरीकरण होता है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब लोग जाके क्या हो रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, या फिर गाँव को ही शहरों में बदला जा रहा है, समझ रहे बात को। तो क्या हो रहा है, शहरों में जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, उतने ज़्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करेंगे। दिल्ली पोल्यूटेड क्यों है तुम्हें पता है? दिल्ली में लोगों ने क्या किया, आके रहना लग गए। अब जितने ज़्यादा व्हीकल चलेंगे उतनी ज़्यादा दिल्ली पोल्यूटेड होगी ना। और व्हीकल तो किस हिसाब से चलेंगे, जितने ज़्यादा मेंबर दिल्ली के अंदर होंगे नौकरी करने वाले, उनको ऑफिस में जाने के लिए ज़्यादा व्हीकल लगेंगे, और उन्हीं व्हीकल की वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन तो हो रहा है ना। अब थोड़ा सा काम होता है, मार्केट से अगर पैदल जाके अपन सब्जियां लेके आ सकते हैं, तो मार्केट में अगर तुम्हारे पास व्हीकल है तो तुम क्या करोगे, व्हीकल पे जाने की कोशिश करोगे। तो उस वजह से क्या होता है, बहुत छोटे छोटे रीज़न की वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट बहुत सारा पोल्यूटेड है, पोल्यूशन में आ रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला फास्ट ग्रोइंग हो गया, दूसरा रैपिड अर्बनाइजेशन हो गया, एक्सेसिव ट्राइलेशन। जैसे अपने न्यूक्लियर अभी क्या है, कुछ दिन पहले ही तुम्हें पता है, अपने तो पोखरण में किया था न्यूक्लियर टेस्ट। अच्छा, न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो ज़मीन के अंदर किया था वो, तो क्या ज़मीन के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट करा तो उसके रेडिएशन नहीं निकली, क्या निकली थी? वो रेडिएशन ज़मीन के अंदर ही है, वहाँ के ज़मीन के अंदर ही है ना। वही रेडिएशन देखो, वहाँ के जो लोग हैं वो ज़मीन के अंदर पानी भी तो होता है ना। तो नीचे की साइड जो पानी होता है, उस पानी में भी रेडिएशन गई होगी ना, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। तो वो जो अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल वास्तव में जो पोखरण में किया गया एक्सपेरिमेंट है, ज़मीन के नीचे एक्सपेरिमेंट करा था, वास्तव में वो वाटर के अंदर गया होगा, है ना। वो वाटर के अंदर गया होगा तो क्या होगा, नेचर ने क्या करा है, वो उसको एडॉप्ट किया होगा, है ना। तो उसकी वजह से पॉल्यूशन तो हुआ है ना, उसकी वजह से पॉल्यूशन तो हुआ है ना। तो अपन बहुत सारी चीज़ों का ट्रायल कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रायल, जैसे अपने न्यूक्लियर ट्रायल करा पोखरण में, है ना, तो उसको वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन तो हुआ है ना। ऐसे अपने बहुत सारे, जैसे कि हाइड्रोजन बम, रसिया ने कुछ दिन पहले हाइड्रोजन बम का ट्रायल करा था। हाइड्रोजन बम कितनी बड़ी बात होती है, हाइड्रोजन बम यूट्यूब पे देख लेना, हाइड्रोजन बम का ट्रायल रसिया ने किया है ना। और कभी किसी को नहीं बताया हाइड्रोजन बम का ट्रायल, एक हाइड्रोजन बम का ट्रायल करा था छोटे से उसके, ठीक है। ऐसे ही अपने क्या करा, न्यूक्लियर टेस्ट बहुत सारे कराए हैं। जैसे पानी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी, जैसे समुद्र के पानी में न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे, जैसे कि कहीं अभी नया बम बनाया है कोई इस देश ने, है ना, जैसे अपना ब्रह्मास हो गया, बहुत सारे बनाए थे। हर देश अपना क्या करता है भाई, हथियार बनाता है, तो हथियार अगर बनाने के बाद टेस्ट नहीं करे उसको, हाँ, उसका ट्रायल नहीं ले एक बार, तो वो क्या पता वार के टाइम चले ही नहीं, है ना। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि भाई हाँ, ट्रायल लेना ज़रूरी है। इसी वजह से इंडिया ने ट्रायल लिया था, कि अपन इंडिया ने एटॉमिक बम बना तो लिया था, अगर उसका ट्रायल नहीं ले एटॉमिक बम का, तो पता चला कि इंडिया ने कभी ट्रायल तो लिया नहीं है, वो वॉर के टाइम वो चला ही नहीं, तो इसका नुकसान भारत को भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, हर एक देश अपना जब भी कोई हथियार बनाता है, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो, जो भी हथियार होगा, उसको बनाने के बाद में ट्रायल जरूर करेगा। और उस ट्रायलिंग की वजह से, उस ट्रायल की वजह से, हर एक देश की वजह से क्या हो रहा है, कुछ न कुछ पोल्यूशन हो ही रहा है। और ट्रायल भी तुम्हें पता है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया हथियार बना ही लेते हैं लोग, तो उन सब का ट्रायल करेंगे तो तुम्हें पता है पोल्यूशन तो होगा। तो ये भी एक पोल्यूशन का मेन रीज़न रहता है। अब देखो, यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। अच्छा, पिछले कुछ सालों के अंदर बात करें तो, आज़ादी के टाइम की बात करें तो भारत की पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, पर इंसानों ने, इंडिया की बात करें तो इंडिया 2 नंबर कंट्री है पॉल्यूशन इसमें, पॉपुलेशन में, है ना। तो जब आज़ादी का टाइम था 1947 के अराउंड, तो इंडिया की पॉपुलेशन को ज़्यादा नहीं थी, पर आज की बात करें तो 121-100 करोड़, प्रधानमंत्री बोलता ही है हमेशा,
तो 100 करोड़ देशवासियों को खाना चाहिए, नहीं चाहिए, खाना चाहिए। और उस खाने के लिए, उस खाना को बनाने के लिए कहीं ना कहीं ज़मीन कम होती जा रही है भारत में। कैसे कम होती जा रही है? क्योंकि लोग शहर बसा रहे हैं, ज़मीनों पे शहर बसा रहे हैं, तो क्या होगा, कृषि करने मतलब एग्रीकल्चर के लिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे ज़मीनें खत्म हो जा रही है। तो ज़मीनें खत्म हो जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है ना। तो इस हिसाब से तो लोगों को भूख के मर जाना चाहिए था। पर क्या होते हैं कि 1960 के अराउंड ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, है ना। तो एम एस स्वामीनाथन, शायद मेरे को नाम तो पूरा फिक्स याद नहीं, एम एस स्वामीनाथन थे, जो इन्होंने क्या किया, पेस्टिसाइड इनका यूज़ करते हुए क्या करा, अपने एग्रीकल्चर को रिवोल्यूशन लेके आए। क्या होता था कि पहले की जो खेती करते थे ना लोग, पहले की जो खेती करते थे उसमें क्या होता था कि लोगों ने जो खेती करी है उसको आदि को तो पेस्टिसाइड ही मतलब जो आते हैं ना, जो छोटे छोटे कीट होते हैं, है ना, इंसेक्ट्स होते हैं, वो निपटा देते थे, है ना। आधे तो इंसेक्ट खाते थे, फिर बची हुई खाती इंसान पॉपुलेशन मतलब आधे लोग ही खाते थे पुराने ज़माने में। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो बहुत सारे पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ा, है ना। बहुत सारे पेस्टिसाइड का जब यूज़ करा तब क्या हुआ, उन इंसेक्ट्स को मार दिया गया, है ना, उन इंसेक्ट को मार दिया गया। अब उन इंसेक्ट के साथ मैं बताऊँ क्या, कुछ जो फायदेमंद इंसेक्ट थे ना, जैसे केंचुआ हो गया, ये भी निपटा दिए गए, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो पेस्टिसाइड डालते हैं तो पेस्टिसाइड से दो नुकसान होते हैं। एक तो क्या होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म को अपन मारना चाहते हैं, जो इंसेक्ट जो अपनी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके साथ साथ जो अपनी फसल को फायदा पहुंचाने वाला इंसेक्ट भी निपट जाता है, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान सुनिए, दूसरा नुकसान क्या होगा कि पेस्टिसाइड होते हैं ना, वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब उनको कोई भी ऑर्गेनिज्म खाएगा तो वो उसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा, है ना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तो वो क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जमना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। बॉडी के अंदर अगर उसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी तो एक दिन अपना कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी, समझ रहे हो। तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। ऐसे क्या होता है, पेस्टिसाइड होते हैं ना, पेस्टिसाइड की ज़्यादा अमाउंट हमेशा क्या करती है, नुकसान देती है ना। सर पेस्टिसाइड ऐसे कैसे नुकसान देंगे, तो देखो पेस्टिसाइड क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पेस्टिसाइड अगर तुमने डाले हैं खेतों में तो पौधे भी उसको पानी के साथ लेंगे, नहीं लेंगे। धीरे धीरे पेस्टिसाइड किस में आ गया, पौधों के अंदर आ गया। वही तुम पौधों को खाओगे, जैसे तुमने अगर गेहूँ बीजा है तो गेहूँ से तुम्हारे गेहूँ के बीजों में आ जाएगा पेस्टिसाइड, और गेहूँ से गेहूँ को तुमने खा लिया है तो गेहूँ से तुम्हारे बॉडी के अंदर चला गया। और धीरे धीरे जैसे डीडीटी का एग्जाम्पल ले लो, डीडीटी धीरे धीरे जमती जाएगी तो नुकसान पहुँचाएगी आने वाले टाइम में। तो ये होता है सारे, ये 4 फैक्टर ये याद रख लेना, एनसीईआरटी में दिए पड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पोल्यूटेंट। तो टाइप पोल्यूटेंट क्या होता है, जो पोल्यूशन करता है। अब टाइप ऑफ पोल्यूटेंट की बात करें तो 2 टाइप के होंगे, एक होगा बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट और एक होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। बायो मतलब जैविक, मतलब ऐसा मान लो जो और जीव द्वारा, है ना। डिग्रेडेबल मतलब टूट जाने वाले। तो बायो मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म से बात करते हैं। बायो मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म से बात करते हैं, कोई जीव से बात करते हैं, ठीक है ना। बायो डिग्रेडेबल मतलब तोड़ दिया जा रहा पोल्यूटेंट। ऐसे पोल्यूटेंट जो क्या हो वास्तव में बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब ऐसे पोल्यूटेंट जो क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा आसानी से तोड़ दिए जाते हो। या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे पोल्यूटेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेडेबल नहीं हो, तो इसे बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इजीली डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये नॉट अंडरगो डिग्रेडेशन, स्लो डिग्रेडेशन इनका होता है, डिग्रेडेशन नहीं होता पहली बात तो, और होगा तो बहुत ज़्यादा स्लो होगा, ठीक है। ये ज़्यादा हार्मफुल होते नहीं है, तो ये लिखना इसमें नॉट हार्मफुल, ठीक है। पर अगर इसकी एक्सिस अमाउंट ले लें, है ना, अगर इसकी एक्सिस अमाउंट ले लें, वैसे हार्मफुल नहीं है, पर अगर इसकी अगर एक्सिस अमाउंट ले ली तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा जल्दी से क्या होंगे, अब तुम्हें डिग्रेडेड नहीं होंगे, डिग्रेडेशन में नहीं आएंगे, तो वास्तव में ये कंप्लीटली क्या होंगे, पोल्यूटेंट तो कहलाएंगे। तो देखो अगर एक्सिस अमाउंट होगी तो डू नॉट अंडरगो द डिग्रेडेशन कंप्लीटली, उस टाइम वो पोल्यूटेंट की तरह काम करते हैं। अच्छा देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे होते हैं, ठीक है।
अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए तुमने जो मटेरियल डाला है ना, जैसे एग्जांपल से देखना, तो क्या होता है, डिस्कार्ड वेजिटेबल्स। अब मान के चलो तुमने क्या हुआ कि घर पे वेजिटेबल लेके आए, 2-3 दिन में वेजिटेबल खराब हो गई, ठीक है ना, तो तुम क्या कर देते हो, बाहर डाल देते हो। अब तुम्हें पता है कि वेजिटेबल अगर होगा तो थोड़ा सा वेजिटेबल है तो वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी निपटा देगी, उसको खत्म कर देगी। पर अगर तुमने बहुत सारा वेजिटेबल, जैसे शादी ब्याह के अंदर क्या होता है, शादी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी वेजिटेबल आती है, वेस्ट चली जाती है। उसमें क्या होता है कि वेस्ट एक थोड़ी अमाउंट में वेजिटेबल वेस्ट नहीं जाती, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेजिटेबल वेस्ट चली जाती है। उस कंडीशन में अगर अपन उसको बाहर कहीं डालते हैं, है ना, तो बाहर कहीं डालते हैं तो उसको अपन दबा देते हैं, ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, तो अच्छी बात होती है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे तो वो सड़ाएंगे गलाएंगे, उसकी वजह से गंदी बदबू आएगी उधर से, और नहीं समझ में आता। तो तुम्हें पता है जहाँ पर जो ये कचरा पट्टी रखते हैं वहाँ पर जाना, आसपास वेजिटेबल की बहुत गंदी गंदी स्मेल्स आती है, वो स्मेल एयर पोल्यूशन में आ रही है ना, वो स्मेल तुम्हारे यहाँ जो नोज तक आ रही है, इसका मतलब वो क्या है, वहाँ का एयर का क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो चुका है ना, तो पोल्यूटेंट के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये बात है, समझ में आनी चाहिए कि अगर थोड़ी अमाउंट में अगर होता है, थोड़ी अमाउंट में होता है तो वास्तव में वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। पर अगर उसकी एक्सिस अमाउंट ले लें तो वास्तव में उसको डिग्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो वो पोल्यूटेंट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। फिर समझ आई बात क्या, जैसे कि वेजिटेबल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं कर सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, है ना। जैसे काऊ डंग्स, काऊ का जो गोबर होता है वो, है ना, तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे केचुआ भी निपटा देते हैं इसको, तो केचुआ भी निपटा देते, खाद बना देगा। अरे हाँ है ना, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ये लिख लेना, पूरा करो। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल देखते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, वेरी स्मॉल अमाउंट इन इन्वायरमेंट इज़ वेरी हार्मफुल। देखो ये हार्मफुल नहीं है, पर अगर इसकी थोड़ी सी भी अमाउंट रहेगी ना इन्वायरमेंट में, तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहने वाली है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहने वाली है। जैसे कि मर्क्यूरी तुम्हें पता है, अब नहीं समझ में आता तो तुम्हें एक बात एग्जांपल से याद रखता हूँ, जो छोटे सेल आते हैं ना, छोटे सेल आते हैं जो घड़ियों में डलते हैं, हाथ वाली घड़ी होती है ना, उसमें छोटे सेल होते हैं, जैसे मर्क्यूरी सेल बोला जाता है। जो मर्क्यूरी सेल होता है ना, मर्क्यूरी सेल को, है ना, तो उसको मर्क्यूरी सेल को जब अपन बदलवाने जाते हैं तो मर्क्यूरी वाला वो रख लेता है वो सेल। क्यों रख लेता है, क्योंकि देखो वो मर्क्यूरी है ना, वो मर्क्यूरी, उसमें मर्क्यूरी होती है, और मर्क्यूरी वास्तव में अगर उसको वो सेल तोड़ते हैं, अपन सेल तोड़ेंगे तो उसमें मर्क्यूरी बाहर रिलीज होगी। मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट होता है, और ऐसा पोल्यूटेंट जो किसी से भी टूटेगा नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो वो क्या होता है, रीयूज़ करा जा सकता है उसका, पर अगर तुमने ज़्यादा टाइम तक उसका यूज़ करा तो वो मर्क्यूरी तुम्हारे बहुत सारे रेस्पिरेटरी दिक्कत कर सकता है। एल्यूमिनियम भी बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये हेवी मेटल होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, जब सब बॉडी के अंदर जाके जमना स्टार्ट कर देते हैं, इकट्ठा होना स्टार्ट होता है, क्योंकि इनका डाइजेशन नहीं होता। तो मर्क्यूरी हो गया, क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, डीडीटी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, डीडीटी लिखवाया हुआ है मेरा। डीडीटी पे क्या होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। हेवी मेटल्स, ये सारी हेवी मेटल्स तो है, तो हेवी मेटल जितनी भी होती हैं, बहुत सारे केमिकल और न्यूक्लियर वेस्ट, ये देखो न्यूक्लियर वेस्ट, जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है ना, वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पोल्यूशन। टाइप ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, या लैंड या फिर सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे एयर पोल्यूशन की, है ना। तो मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन की कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो एयर को पोल्यूटेट कर देते हैं, तो क्या कौन कौन से सोर्स होंगे। पहला होगा नेचुरल सोर्स। भी अपन क्या होगा, एयर का पोल्यूशन होता है, समझने बात है, पर एयर के पोल्यूशन के लिए कौन कौन से सोर्स रहने वाले हैं, तो मेजर सोर्स कौन कौन से रहने वाले एयर पोल्यूशन के लिए। तो पहला नेचुरल सोर्स लेते हैं। नेचर इसमें कौन कौन से नेचर में ऐसे कौन कौन से केमिकल है जो नेचर रिलीज करती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। देखो नेचर बहुत सारे, जब जंगल में आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S गैस, जैसे वोल्केनो फटता है उसमें H2S गैस भी निकलती है, SO2 गैस, फॉरेस्ट फायर, ये सारी क्या है, वास्तव में नेचुरल सोर्सेज हैं जिसकी वजह से क्या होगा, एयर का पोल्यूशन होता है। तो ये एग्जांपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, SO2, फॉरेस्ट फायर, ये सारे क्या है, नेचुरल सोर्स के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। अब नेचुरल आ गए तो इंसानों द्वारा भी आने चाहिए ना, भाई ये नेचर ने तो इतना नुकसान पहुंचाया है, नेचर ने ये केमिकल डाले हैं, तो इंसानों ने कौन कौन से डाले हैं। तो देखो
इंसानों ने जो डाले हैं वो सुनना। तो सोर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, सोर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या क्या नुकसान हुए हैं देखना। ह्यूमन की एक्टिविटी से एग्रीकल्चर एक्टिविटी देखते हैं पहले, है ना। इंसानों ने एग्रीकल्चर में क्या क्या पोल्यूशन किया है ना। देखो एग्रीकल्चर में ऐसे कौन कौन सी दिक्कतें करी हैं इंसानों ने, जिसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारा पोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना। तो देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर देखना, इंसानों ने पेस्टिसाइड डाले हैं एयर के अंदर। मतलब अब देखो पेस्टिसाइड डालते हैं ना, सुनना अच्छे से, जब अपन सोइल के अंदर पेस्टिसाइड डालते हैं, अभी पढ़ रहे क्या रहे हैं अपन, एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं। कौन सा पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, एयर पोल्यूशन। अच्छा ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कौन कैसे एयर पोल्यूशन होगा वो देखना। अपन एग्रीकल्चर करते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, अपन बहुत सारी पेस्टिसाइड को सोइल के अंदर डालते हैं। जब उसको सोइल के अंदर डालेंगे तो उसका स्प्रे करा जाता है, तुम्हें पता है ना, स्प्रे करा जाता है। और स्प्रे करने के बाद में वो कहाँ चला जाता है, हवा के अंदर भी चला जाता है पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड हवा के अंदर जाएगा तो कोई दूसरा अगर ऑर्गेनिज्म उसको, है ना, इनहेल करेगा तो उसको दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो वास्तव में अपन एयर पोल्यूशन किया है, किसको, पेस्टिसाइड को किस में डाल के, सोइल में डाल के। क्यों कराया, क्योंकि अपन उसका एग्रीकल्चर एक्टिविटी के दौरान अपन क्या करते हैं, पेस्टिसाइड को जब मिट्टी के अंदर डालते हैं तो वहाँ पर उसका स्प्रे किया जाता है। जब उसको स्प्रे करेंगे तो स्प्रे की वजह से पहले स्प्रे करेंगे तो पहले हवा में आएगा ना पेस्टिसाइड, तो हवा में आएगा तो हवा पोल्यूशन में तो आ ही रही है, हवा तो पोल्यूटेंट हो ही रही है, अरे हाँ है ना। दूसरा अपने क्या है, बहुत सारी लड़ाई ले रही है, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 3। तुम्हें पता है जब वर्ल्ड वार होता है तो उस दौरान क्या होता है, जैसे अपन हिरोशिमा नागासाकी भी देख लो, न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया था, है ना, वर्ल्ड वार 2 के दौरान, है ना। तो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया था, उससे बहुत सारी रेडिएशन निकली राजदूत की वजह से, हिरोशिमा नागासाकी पूरा नुकसान भुगत रहे हैं। तो ये जो वार होती है ना, वॉर, जितनी भी वॉर होती है, उस वॉर की वजह से क्या होगा तुम्हें पता है, एयर पोल्यूशन होगा नहीं होगा। अरे जब भी लड़ाइयाँ होती है तो धूल के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सोइल के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो बम ब्लास्ट से या फिर किसी ब्लास्ट से हवा में रहते हैं। अच्छा जहाँ लड़ाई होती है वहाँ पर धुंध रहता है, नहीं रहता, और रहता है, क्योंकि एयर पोल्यूशन रहता है। वहाँ पर क्या होता है, इतने बमबारी होती है, इतनी गोलियाँ चलती हैं वहाँ पर कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इतना पोल्यूशन हो जाता है कि जहाँ पर जब वार होगी तो वहाँ पर तुम्हें सिंपल सी बात समझ में आएगी कि वहाँ पर एयर पोल्यूशन रहने वाला है। और जैसे अपना एक एग्जांपल तो पता ही है, वर्ल्ड वार 2 के अंदर क्या हुआ था, न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया गया था, जिससे बहुत सारी रेडिएशन निकली थी, और हिरोशिमा नागासाकी आज भी उन चीज़ों को सहन कर रहे हैं। समझ में आया क्या। तो देखो ह्यूमन एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उसकी वजह से निपटाया, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हुआ है नहीं हुआ है। दूसरा वॉर की वजह से एयर पोल्यूशन हुआ है नहीं हुआ है। तीसरा देखते हैं फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंसानों ने पिछले कुछ सालों में इतनी इंडस्ट्रियाँ बनाई हैं जिसकी वजह से क्या हुआ है, इतना धुआं निकला है चारों तरफ से, इतना स्मोक निकला है ना। उसकी वजह से इतना स्मोक निकला है कि एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट हो चुकी है ना। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के आसपास बहुत सारी रिफाइनिंग लगी हुई, मशीनें लगी हुई है ना। यूपी के अंदर बहुत सारी, जैसे मथुरा के अंदर क्या है, ऑयल की रिफाइनरी लगी हुई है, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर क्या है, पोल्यूशन हो रहा है, समझे बात क्या। तो जैसे तुमने क्या किया है, बहुत सारे पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, तो वहाँ पर स्मोक ऑफ कार्बन रहने वाले हैं, स्मोक ऑफ कार्बन के स्मोक रहने वाले हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, H2S, NO, NO2, ये सारे क्या है, वास्तव में ये पोल्यूटेंट है ना। जो किसकी वजह से निकले हैं, पिछले सालों में कुछ इंडस्ट्री बनाने की वजह से निकले हैं। अच्छा एक पॉइंट याद रखना, इंडस्ट्री की वजह से, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% ऑफ टोटल एयर पोल्यूशन। जो अगर मैं कहूँ कि 100% एयर पोल्यूशन हो रहा है अभी, तो उसमें से 20% योगदान सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियों का है। इंडस्ट्री क्यों सर, इतनी इंडस्ट्री क्यों, क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड प्रोडक्ट की उतनी बढ़ेगी, है ना। इसी पॉपुलेशन का ही लेन देन है सब कुछ। ये पॉपुलेशन अगर बढ़ना बंद हो जाए तो डिमांड बंद हो जाए, डिमांड बंद हो जाए तो ये पोल्यूशन भी बंद हो जाए। क्या होता है कि लोगों ने बिजनेस देख रखा है ना, जितनी ज़्यादा डिमांड होती है बिजनेस उतना ज़्यादा होता है, और बिजनेस बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ खोलनी पड़ती है, और फैक्ट्रियाँ जब खोलेंगे कोई चीज़ को बनाने के लिए तो तुम्हें पता है पोल्यूशन तो होगा। अब दूसरा देखते हैं, अब पिछले सालों में डिफॉरेस्टेशन। देखो डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि देखो पिछले सालों में लोगों ने क्या किया, जंगलों को काटा है, जो पुराने जंगल थे ना उनको काटा है। क्यों काटा है, अपने एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि लोग जाके शहरों में बसने लग गए, है ना। अब शहरों में बसने लग गए या फिर गाँव को शहर बना दिया गया,
जो गाँव को जब सिटी बना दिया गया तो खेती के लिए, कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अलग से कोई लैंड ढूंढना पड़ेगा। और जब अलग से लैंड ढूंढेंगे तो अलग से लैंड तो पहले थे ही नहीं, तो क्या करा लोगों ने, धीरे धीरे पेड़ पौधे काटने स्टार्ट कर दिए। पेड़ पौधे काट के वहाँ पर अपना लैंड बना लिया, अपना ज़मीन बना ली, जिसके ऊपर अब वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ है, बहुत सारे रीज़न की वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। जैसे अपन कहते हैं कहीं शहर बसाना है, कोई नई सिटी बसानी है, तो अपन क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं। कहीं कोई नया ब्रिज बनाना है तो पेड़ पौधों को काट देते हैं। तो ह्यूमन ने अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने आवश्यकता के लिए बहुत सारे डिफोरेस्टेशन किए हैं, बहुत सारे deforestation। जब हम इवोल्यूशन इकोलॉजी पढ़ोगे ना तो उसमें तो बहुत सारे हैं, है ना। उत्तराखंड के अंदर है, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें क्या होता था, डैम बनाने के लिए, है ना, डैम बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे काटे थे, है ना। तो वो तो एक राहत क्रांति आई थी उस टाइम, तो वो तो अलग कहानी है। जैसे ही अपन बताओ डिफोरेस्टेशन करेंगे तो सिंपल सी बात है, डिफोरेस्टेशन करेंगे तो पेड़ पौधे क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने वाले पौधों को तुमने काट दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा एनवायरनमेंट में, है ना। और ऑक्सीजन देते नहीं देते, पेड़ पौधे देते हैं, तो ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधों को तुमने काट दिया तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कम हो जाएगा और इंसानों के लिए नुकसान ही है। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल सोर्स। सर नेचुरल सोर्स तो पीछे पड़ा था, अरे वो सोर्स नहीं है यहाँ पर, ये नेचुरल सोर्स यहाँ दूसरा है। देखो क्या होता है कि नेचर में बहुत सारे फॉसिल फ्यूल पड़े हैं, फॉसिल फ्यूल पड़े हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल है। उन फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये सारे निकलते हैं। अरे जब गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, पेट्रोल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये सारे बनते हैं। अरे पेट्रोल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल ही तो होता है। पेट्रोल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल ही तो होता है। अब ये फॉसिल फ्यूल होता है, इसको जब अपन बर्न करेंगे अपनी आवश्यकता के लिए तो ये अपन क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। अच्छा ये फॉसिल फ्यूल वास्तव में एक नेचुरल सोर्स ही तो होता है ना। तो नेचुरल सोर्स है, पर इस नेचुरल सोर्स की वजह से नेचर पोल्यूशन नहीं दे रही है, उसी नेचुरल सोर्स का इंसानों द्वारा यूज करा जा रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर आए जा रहे हैं। और ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर आने के बाद में तुम्हें पता है कि वो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन कर, मतलब क्या कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात आ रही है यहाँ पर, देखो अच्छे से, ये सारी की सारी गैसेज होती है पॉइजनस, पॉइजनस। ठीक है, ये लिख लेना, बाकी बातें करेंगे।